हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ना शुरू किया था कि कैसे इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। हमने शुरुआत करी थी पेजेंट्स के साथ और आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे बिजनेस क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस क्लास का मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस क्लास हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का वो सेक्शन होता है जो कि ट्रेड, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। मतलब इस क्लास में, इस सेक्शन में वो लोग आते हैं जो कि बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं बिजनेस क्लास। तो किस तरीके से इस सेक्शन ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, यही हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को बिजनेस क्लास का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इनके पार्टिसिपेशन के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हमने पहले पढ़ा है कि कैसे हमारे देश में कई सारे लोगों को नुकसान होता है, कई सारे चैलेंजेस का सामना हमारे देश के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इस वॉर के दौरान हमारे देश में एक सेक्शन ऐसा होता है जिनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, काफी ज्यादा मुनाफा होता है, और वो सेक्शन होता है बिजनेस क्लास का, जिसमें कई सारे मर्चेंट्स आते थे, मतलब कि व्यापारी आते थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, मतलब कि उद्योगपति आते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको काफी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स हुए थे, मुनाफा उनको बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे हमारे देश के अंदर, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी.डी. बिरला। तो कई सारे हमारे बिजनेस क्लास के जो लोग थे, मेंबर्स थे, वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और रिच बन जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हमारे देश से काफी सारा सामान, गुड्स, प्रोडक्ट्स बाहर जाता था यूरोप में, और उसी वजह से हमारे देश के गुड्स इतने ज्यादा बिकते थे कि हमारे जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे थे। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल बने और उनके पास काफी ज्यादा इकोनॉमिक पावर भी आई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्यों फिर इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई थी तो उसके बाद फिर से बाहर के देशों से हमारे देश में सामान आना शुरू हो गया था। मतलब हमारे देश के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ चुके थे, और अब इन लोगों के लिए, मतलब कि मर्चेंट्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेस क्लास के लिए कंपटीशन फिर से बढ़ चुका था। अब क्योंकि हमारी जो बिजनेस क्लास थी ये पावरफुल बन चुकी थी, इनके पास इकोनॉमिक पावर भी आ चुकी थी, इसलिए अब ये लोग चाहते थे कि इनके बिजनेसेस एक्सपैंड हो इंडिया के अंदर। मतलब ये चाहते थे कि इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इनके जो बिजनेसेस हैं, व्यापार हैं, वो और भी ज्यादा फैले इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं होने दे रही थी। ब्रिटिश सरकार यहाँ पे क्या कर रही थी? वो ब्रिटिश गुड्स को ज्यादा प्रमोट कर रही थी, वो इंपोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट कर रही थी, वो ऐसी पॉलिसीज को क्रिएट कर रही थी, इंप्लीमेंट कर रही थी, जिन पॉलिसीज की मदद से इंडियन बिजनेस एक्टिविटीज काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? रोक टोक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियंस की बिजनेस एक्टिविटीज थी उन्हें काफी ज्यादा रोका जा रहा था, उनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू, ताकि ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो ज्यादा प्रमोट हो, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का ज्यादा फायदा हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग थे वो चाहते थे कि उनके बिजनेसेस एक्सपैंड हो और जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई जा रही हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। और इसी वजह से यहाँ पे ये बिजनेस क्लास के लोग थोड़े से खिलाफ हो जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के, और वो उनसे ये चाहते थे कि अब जो सरकार है वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे, उनकी डिमांड्स को पूरा कर दे।
और यहाँ पे इनकी क्या डिमांड्स थी, ये क्या चाहते थे? बिजनेस क्लास के लोग ये चाहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। मतलब कि बाहर से जो सामान हमारे देश में आ रहा था, जो भी विदेशी सामान हमारे देश में इंपोर्ट किया जा रहा था, उनसे वो प्रोटेक्शन चाहते थे। मतलब यहाँ पे बिजनेस क्लास के लोग ये चाहते थे कि इंपोर्ट्स रिड्यूस कर दिए जाए, कम कर दिए जाए, ताकि जो कंपटीशन इंडियंस को फेस करना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स के वजह से, वो खत्म हो या फिर रिड्यूस हो जाए। किस प्रकार का कंपटीशन? उस समय बाहर से हमारे देश में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आते थे और ज्यादातर जो गुड्स बाहर से इंडिया आते थे वो सस्ते होते थे। वहीं पे जो इंडियन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े महंगे होते थे। इस वजह से जो प्रोडक्ट सस्ता होता था, लोग वही प्रोडक्ट खरीदते थे, जिसके वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स एंड गुड्स काफी ज्यादा इग्नोर हो जाते थे और काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता था इंडियन मर्चेंट्स को और बिजनेसमैन को। इसीलिए यहाँ पे वो ये चाहते थे कि अगर इंपोर्ट्स ही कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो उसकी मदद से कंपटीशन भी हमारा खत्म हो जाएगा और इंडियन इंडस्ट्री ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगी। इसीलिए वो चाहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। इसके बाद वो ये चाहते थे कि इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया जाए, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग फॉरेन गुड्स को खरीदना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। और वो कैसे होता? वो होता अगर रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो को इस प्रकार से बना दिया जाता, चेंज कर दिया जाता कि वो इंपोर्ट्स को खुद से ही डिस्करेज करे। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, इसीलिए चलिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रुपी स्टर्लिंग का मतलब। रुपी का मतलब होता है इंडियन करेंसी, हमारे देश की करेंसी, और स्टर्लिंग क्या है? ब्रिटिश करेंसी, जिसे पाउंड स्टर्लिंग बोला जाता है। तो रुपी स्टर्लिंग का मतलब क्या हुआ? रुपी मतलब इंडियन करेंसी और स्टर्लिंग मतलब ब्रिटिश करेंसी। अब इसके बाद यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या हुआ? हर देश की अपनी करेंसी होती है। अब कुछ देशों की करेंसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ देशों की करेंसीज बहुत ज्यादा कमजोर होती है, वीक होती है। उस समय जो ब्रिटिश करेंसी थी, मतलब जो पाउंड स्टर्लिंग था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वहीं पे जो इंडियन रुपी था, जो हमारे देश की करेंसी थी, वो काफी ज्यादा कमजोर था, वीक था, जिसके वजह से एक पाउंड के अंदर मल्टीपल रुपी आते थे। मतलब एक पाउंड मल्टीपल रुपी के बराबरी में था। इसी वजह से ये स्टर्लिंग जो था काफी स्ट्रांग था और रुपी काफी ज्यादा वीक था। अब यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे, ये चाहते थे कि हम इस रेशियो को ऐसा बना दें, ऐसा चेंज कर दें कि सब कुछ जो बाहर से हमारे देश में आ रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, वो महंगा हो जाए। अब ये महंगा कब होता, कैसे होता? जब पाउंड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता, मतलब जब एक पाउंड के अंदर काफी ज्यादा मल्टीपल रुपीस आते। चलिए इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि उस समय एक पाउंड के अंदर 20 रुपी आते थे, मतलब कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 20 रुपी। अब उस समय अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंडिया में आता जिसका प्राइस होता 10 पाउंड, तो इंडिया में वो बिकता 200 रुपी का। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो बाहर से इंडिया आया है, इंपोर्ट हुआ है, उस प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट 10 पाउंड है, तो इंडिया में वो बिकता 200 रुपी का। क्यों? क्योंकि 1 पाउंड में 20 रुपी आते। तो यहाँ पे अब बिजनेस क्लास के लोग क्या चाहते थे, मेंबर्स क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हम इस रेशियो को बदल दें, हम पाउंड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, ताकि एक पाउंड के अंदर और भी ज्यादा रुपी आए। तो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर 1 पाउंड के अंदर 50 रुपी आ जाते, मतलब ये पाउंड और ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता, और अब अगर 1 पाउंड के अंदर 50 रुपी आते, तो जो प्रोडक्ट 10 पाउंड का था और इंडिया में पहले 200 रुपी का बिकता, वो अब 500 रुपी का बिकता। तो यहाँ पर इंडिया की जो कॉस्ट थी, इंडिया में जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी,
वो सीधा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि पाउंड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और एक पाउंड के अंदर अब ज्यादा रुपी आते। तो यहाँ पर अगर ये कॉस्ट बढ़ जाती, 200 से 500 रुपी हो जाती, तो लोग ऑटोमेटिकली महंगी चीज को नहीं खरीदते और वो जाते उन चीजों के तरफ, उन प्रोडक्ट्स के तरफ जो कि सस्ते होते, और वो सस्ते प्रोडक्ट अब होते इंडिया के। तो यहाँ पर बिजनेस क्लास के मेंबर्स चाहते थे कि हम पाउंड को और स्ट्रॉन्ग बना दे ताकि एक पाउंड के अंदर ज्यादा रुपी आए, जिसकी मदद से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा महंगे हो जाए, लोग उनको खरीदना बंद कर दें और वो वापस इंडियन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करें, उनको ही खरीदना शुरू कर दें, जिसके वजह से इन टर्न जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो इम्पोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे, वो ये कह रहे थे कि इस रेशियो को बदल देना चाहिए ताकि ये रेशियो ही डिस्करेज कर दे इम्पोर्ट्स को। अब आई होप आप सभी को इस एग्जाम्पल की मदद से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे रेशियो को बदलने की बात करी जा रही थी और कैसे इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने की बात करी जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो यहाँ पर जो बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया की बदलें और ब्रिटिशर्स जो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो चेंज हो। इसीलिए यहाँ पे जो बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे वो क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे वो फॉर्म करते हैं? सबसे पहले वो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म करते हैं इन 1920। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर सभी इंडियन इंडस्ट्रीज को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिला था, जहां पर वो सब मिलकर ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, अपने इंटरेस्ट को आगे रखते थे, फॉरवर्ड रखते थे, साथ ही साथ वो दबाव डालने की कोशिश करते थे सरकार के ऊपर। तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही सबसे पहले 1920 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। उसके बाद 1927 में एक और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फॉर्म किया गया जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब FICCI। तो यहाँ पे इस एक और ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्म किया गया 1927 में बिजनेस इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने के लिए। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार आपसे इन दोनों के नाम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस क्लास ने दो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए फॉर्म किया, क्रिएट किया। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को किसने लीड किया? इनको लीड किया प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। तो इनके जैसे प्रोमिनेंट मतलब कि इम्पोर्टेंट और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपति ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया और अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी को। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी, उनके कंट्रोल के अगेंस्ट यहाँ पर ये लोग खड़े हुए और उनके कंट्रोल को इन्होंने मिलकर अटैक किया थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। साथ ही साथ अब इन्होंने पार्ट लिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में और सपोर्ट किया लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को इस पूरे ही मूवमेंट में। तो जब फर्स्ट टाइम इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया तो इन सभी लोगों ने, इन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने साथ दिया लीडर्स का और हिस्सा लिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब किस तरीके से यहाँ पे इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया? दो तरीकों से। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि मूवमेंट के लिए पैसे, फंडिंग यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेस क्लास के लोगों ने दी लीडर्स को ताकि वो मूवमेंट को स्मूथली चला सके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दी गई इस मूवमेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि ये लोग इंपोर्ट्स को नहीं खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। तो जो भी इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में आए हैं, ना तो ये उनको खरीदेंगे ना ही ये उनको बेचेंगे,
इस बात का उन्होंने वादा किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। तो दो तरीकों से यहाँ पे बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। सबसे पहले उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया और उसके बाद रिफ्यूज किया कि वो ना तो खरीदेंगे ना ही वो बेचेंगे इंपोर्टेड गुड्स को एंड प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब क्या था। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा वक्त, एक ऐसा टाइम जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी बिजनेसेस के ऊपर से और साथ ही साथ इंडिया में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी, एक्सपैंड करेंगी विदाउट कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि बिना रोक टोक के, बिना रिस्ट्रिक्शंस के। तो यहाँ पे बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब क्या था कि एक ऐसा वक्त आएगा देश के अंदर जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर से और हमारे देश के अंदर ट्रेड और इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से फ्लरिश करेंगी, एक्सपैंड होंगी बिना किसी रोक टोक के। और यही उनके लिए स्ट्रगल था स्वराज का, यही उनके लिए मतलब था स्वराज का। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि आखिर किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास ने हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पर हमने बात करी फर्स्ट मूवमेंट की, मतलब कि जिस मूवमेंट को पहली बार लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसे दोबारा शुरू किया गया था 1932 में। आप सबको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था लंदन में, जहां पर महात्मा गांधी भी गए थे। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी क्योंकि वहां पे कोई भी नेगोशिएशंस नहीं हो पाई थी। तो जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है तो उसके बाद जो बिजनेस ग्रुप्स थे, जो बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे, वो अब ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं, एंथुसियास्टिक मतलब कि उत्साहित नहीं रहते हैं इस मूवमेंट को लेकर, और इसीलिए अब वो नहीं चाहते थे इस मूवमेंट का हिस्सा बनना। जब इस मूवमेंट को दोबारा शुरू किया गया तो कई सारे बिजनेस क्लास के मेंबर्स ने सेकेंड मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया। क्यों पार्ट नहीं लिया? क्यों वो अब एंथुसियास्टिक नहीं थे? एक रीजन तो ये था कि कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। दूसरा रीजन यहाँ पर ये था कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव हो चुके थे, मतलब कि डर चुके थे मिलिटेंट एक्टिविटीज के वजह से। मिलिटेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट एक्टिविटीज का मीनिंग होता है वो एक्टिविटीज जो कि पॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए करी जाती है, जहां पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, हिंसा का मतलब वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वायलेंट मूवमेंट होते हैं, जहां पे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अपने एम को अचीव करने के लिए, उन्हें ही बोला जाता है मिलिटेंट एक्टिविटीज। तो जब हमारे देश में मिलिटेंट एक्टिविटीज का होना शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, तो उसके वजह से बिजनेसेस काफी ज्यादा डिसरप्ट हुए। डिसरप्ट होने का मतलब क्या है कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए हमारे देश के बिजनेस, क्योंकि प्रॉपरली कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, दुकानें नहीं खुल पा रही थी, व्यापार नहीं हो पा रहा था, तो बिजनेस पर काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा था मिलिटेंट एक्टिविटीज का, जिसकी वजह से अब ये जो बिजनेस क्लास के मेंबर्स थे ये बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव हो चुके थे, मतलब कि डर चुके थे। इसलिए वो अब इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या था कि अब जो यंग मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के, वो सोशलिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। हम सबने पिछले लेक्चर में सोशलिज्म का मतलब समझा था। ये एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें ये माना जाता है कि सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लासेस के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज जो क्लासेस के बीच में है, गरीबों के और अमीरों के बीच में है, वो कम हो जानी चाहिए। साथ ही साथ स्टेट ओनरशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया जो था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था कांग्रेस के यंग मेंबर्स को, जिसके वजह से भी बिजनेस क्लास के लोग यहाँ पर अपने आप को दूर कर लेते हैं कांग्रेस से और उनके मूवमेंट से। क्योंकि जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनके खुद की अपनी इंडस्ट्रीज थी, व्यापार थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसीलिए वो इस बात के खिलाफ थे कि स्टेट मार्केट को कंट्रोल करे या स्टेट लैंड्स को कंट्रोल करे।
इसी वजह से यहाँ पे बिजनेस क्लास के लोग जिनके आइडियाज सोशलिज्म से काफी ज्यादा अलग थे, वो अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं। और इसीलिए जो दूसरा मूवमेंट होता है सिविल डिसोबीडियंस का, उसमें कई सारे बिजनेस क्लास के मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किस तरीके से बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट करती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।